हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 64 यानी कि 64वां। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायो इंडिकेटर्स, यानी बायो इंडिकेटर का इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं को बताने। पहला है बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड, इससे बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स का हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द टॉक्सिन्स टू द प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग कैन बी मॉनिटर्ड। एंड थर्ड है इकोनॉमिकली वायबल अल्टरनेटिव्स, यानी कि हम इसको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बायोलॉजिकल से रिलेटेड उनका अर्ली पता लगा लेते हैं। और तीसरा ही इकोनॉमिकली वायबल है, यानी कि सस्ता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन इंडेक्स, यानी कि कैटेगराइजेशन जो बांटा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनके पॉल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि कौन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है उसके हिसाब से। तो आपको उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ पॉल्यूशन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 100 देयर आर 4 कैटेगरीज, यानी 0 से 100 तक में 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सेकंड, देयर शैल बी नो नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट टू ऑपरेट फॉर अ वाइड कैटेगरी और ऑफ इंडिकेटर इंडस्ट्रीज, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो कंसेंट ऑपरेट करने का, यानी चलाने के लिए किसी भी तरीके का कंसेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है आपको वाइट कैटेगरी में शामिल होने के लिए, वाइट कैटेगरी वालों के लिए। और तीसरा है, नो रेड इंडस्ट्रीज शैल नॉर्मली बी परमिटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि जो रेड इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ रेड जोन में आती है, रेड कैटेगरी में आती हैं, उनको किसी भी हाल में इकोलॉजिकल फ्रेजाइल, यानी जहाँ हमारा पर्यावरण बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, नाजुक है, वहाँ ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइमरी कॉज ऑफ पासिंग द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 वॉज द डिज़ायर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो प्राइमरी कॉज था, जो बेसिक कॉज था, रीज़न था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाने का, ये था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है डी, टू ऑनर द लिबरल्स अमंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लिबरल है, जो कि लिबरल सोच वाले लोग हैं, उनको ऑनर करने का, इनके सम्मानित करने का काम करना था। ये द एक्ट ऑफ 1861 फेल टू सेटिस्फाई इवन द लिबरल ओपिनियन, यानी जो एक्ट 1861 में आया था वो फेल हो गया था लिबरल्स के उसको, जो भी उनकी बातें थी उसको सेटिस्फाई करने में। लॉर्ड डफरिन द गवर्नर जनरल हिमसेल्फ सजेस्टेड अ स्कीम ऑफ रिफॉर्म फॉर द पर्पस, और जो डफरिन थे उन्होंने खुद ही एक रिफॉर्म, एक बदलाव की बात इसमें कही थी। His successor Lord Lansdowne also favored constitutional reforms with a view to satisfy Indian liberals, यानी जो इनके बाद जो आए थे लैंसडाउन, उनका भी यही मानना था कि हमें कुछ संवैधानिक बदलाव लाने होंगे ताकि हम जो लिबरल्स, जो मॉडरेट्स थे राइट विंग वाले, तो उनकी हम सोच को क्या करें, सेटिस्फाई कर सकें, यानी कि उनकी जो भी मांगे थी उसको हम पूरा कर सकें। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट टू सेटल द इंटर स्टेट डिस्प्यूट विच कैन बी अपील्ड इन लंदन। यानी कि इसका मेन मकसद था ये एक फेडरल कोर्ट क्रिएट करना, जिससे जो भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, जो अंतर्राज्यीय मामले हैं, उनको सॉल्व करना, जो कि लंदन में ऑलरेडी अपील किया जा चुका था। यानी कि लंदन भी इस चीज़ को चाहता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए लेके पहली बार। जो 1919 एक्ट है, यानी कि जो दोबारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कही गई थी, और एक सेंट्रल बजट और ऑथराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। यानी कि लेजिस्लेचर जो स्टेट वाले थे, प्रोविंसेस वाले थे, उनको भी एक प्रोवाइड कराना ताकि वो अपना बजट बता सके। इस तरीके की बात इसमें रखी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, डिफर्ड टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लिवाइड ऑन कंपनीज। ये वो टैक्स है जिसको कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज अ टैक्स that is assessed or is due for the current period but has not yet been paid। कहने का मतलब इस टैक्स की लाइबिलिटी यानी जो पे करने की अवधि होती है, करंट में होती है, जो कि अब तक पे नहीं की गई है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट ऑफ एडिबल ऑयल इज मेट थ्रू इम्पोर्ट ऑफ पाम ऑयल। यानी कि जो भी इंडिया की रिक्वायरमेंट होती है खाने वाले तेल की, वो पाम ऑयल के इम्पोर्ट से, यानी कि उसके पाम ऑयल के इम्पोर्ट से पूरी होती है। दूसरा है, इंडियाज़ वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी इज़ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए, चाइना एंड ब्राज़ील। यानी कि जो खाद्य तेल होते हैं, जो खाने वाले तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होती हैं, वो इंडिया के वर्ल्ड में चौथे स्थान पे है। यह यूएसए, चाइना और ब्राज़ील के बाद आता है। तीसरा, द पाम ऑयल कंट्रीब्यूट 30% ऑफ वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टेड ऑफ इंडिया। यानी जो पाम ऑयल हम इतना इम्पोर्ट करते हैं कि पूरे हमारे खर्चे का 30% होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 and 2, यानी कि पहले और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। Palm oil contributes 70% of oil import and is one of the cheapest oil due to high productivity per hectare। ये 30 नहीं बल्कि 70% टोटल वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट है। और ये चूँकि ये बहुत सस्ता होता है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि कम एरिया में, कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपज होती है, इसलिए सस्ता मिलता है और इससे ज़्यादा इसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, फैजल अली कमेटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड। ये तीनों कमेटी किसके लिए बनी थी, ये आपको बताना है। किस परेशानी के लिए, किस प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए बनी थी। तो उसका सही आंसर है सी, टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। यानी कि जो बाउंड्रीज की स्टेट है उसको दोबारा से ड्रॉ करने की। कहने का मतलब अलग अलग राज्यों के बंटवारा करने की, जहाँ किस बिहार पे कौन से राज्य बटेंगे। ये सारी इसी लिखी गई थी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलैबोरेट प्रोविजंस रिगार्डिंग सिटीजनशिप। यानी कि हमारे संविधान में किसी भी तरीके का परमानेंट या बहुत ही विस्तार तरीके से सिटीजनशिप के बारे में नहीं बताया गया है, नहीं कहा गया है। दूसरा, इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल द पर्सन ऑफ द टेरिटरी शैल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी किसी भी देश का हिस्सा है, कोई भी हिस्सा अगर इंडिया का अभिन्न अंग बनता है, तो उस हिस्से के, उस एरिया के जितने भी लोग हैं वो इंडिया का सिटीजन
कहलाएंगे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स। यानी कि पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करता है, बताता है किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में कंडीशंस को लेके, किस तरीके की, किसी भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार देने की या फिर अपॉइंटमेंट करने की। तो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। दूसरा है द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइडिंग या रेसिडेंस भी कह सकते हैं ऑफ सिटीजन इन इंडिया इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि फ्री मूवमेंट किसी भी सिटीजन का इंडिया के, ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोटेक्शन है, इसको प्रोटेक्ट किया गया उसके इंटरेस्ट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब पे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में इनमें से कौन सा शामिल था, आपको बताना है। पहला है इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कांग्रेस को इनवाइट किया गया था, एक न्योता भेजा गया था ताकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सके। दूसरा है विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भी लॉ कानूनें बनी थी उन सभी ऑर्डिनेंसेस को, उन सभी कानूनों को विड्रॉ करना यानी हटाया जाना था। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी टू द पुलिस एक्सेसेस। कहने का मतलब है गांधी ने जो सजेशन दिया था कि पुलिस एक्सेस यानी कितनी मांग है उसको पूरा करने की भी बात इसमें शामिल थी गांधी इरविन पैक्ट में। और चौथा है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु आर नॉट चार्ज विद वायलेंस, यानी कि सिर्फ उन लोगों को छोड़ने की बात कही गई थी जिसके ऊपर किसी भी वायलेंस यानी किसी भी ऐसे काम करने का आरोप न लगा हो जो कि गंभीर हो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 4, यानी कि थर्ड वाला गलत है। द वायसराय हैव टर्न डाउन द 2 ऑफ गांधीज डिमांड। वायसराय ने गांधी के 2 डिमांड को मना कर दिया था। पहला एक पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस और दूसरा कम्युनिकेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस, यानी कि जो भगत सिंह की बात कही जाती है तो इन सारे 2 मांगों को भी, इसको भी गांधी जी ने मांग किया था कि उनको भी छोड़ दिया जाए, बट उसको उन लोगों ने माना नहीं था अंग्रेज़ों ने। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये टेस्ट पेपर ख़त्म होता है, यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 64। इसी के साथ हमारा जो पिछला जीएस टेस्ट पेपर था यानी कि 63, उसका हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज, यानी कौन सा हिंदुस्तान का राज्य जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सटा हुआ है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है और एक इसमें एक यूनियन टेरिटरी भी शामिल है यानी कि दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 64 का 64वें का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। गुरुमुखी, डोगरी एंड सिंधी स्क्रिप्ट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट, यानी कि तीनों स्क्रिप्ट जो हैं ये किससे निकल के आया है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, दूसरा शारदा स्क्रिप्ट, तीसरा तनकारी स्क्रिप्ट और चौथा कुशाना स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।